अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MTS 641 के मॉड्यूल 1 से 15 तक डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मॉड्यूल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मॉड्यूल नंबर 16 में है टोपोलॉजिकल स्पेसेस। और टोपोलॉजी जिसने MTS 634 ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा है उसको तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से आती होगी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं ये बता देती हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। किसी भी स्पेस को अगर आपने टोपोलॉजी बताना है कि ये वाला जो स्पेस है ये टोपोलॉजी है या नहीं, टोपोलॉजिकल स्पेस है या नहीं, तो उसमें ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने फुलफिल करवानी होती थी। तो इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले लेट टा बी अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स। लेट एक्स्ट्रा इसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स्ट्रा बी टोपोलॉजिकल स्पेस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब उसमें ये होता है कि आपने जो स्पेस लिखनी होती है ना उसको आपने ऐसे इस कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है और इस ब्रैकेट में आपके ओपन सबसेट्स आप लोगों के पास होते हैं। उन ओपन सबसेट में एक आपके पास खाली एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक वो कंप्लीट सेट मतलब एक्स होना चाहिए। ये 2 चीज़ें इनमें जितने भी ओपन सेट्स आपको गिवन हो इनमें ये होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है कि आप इनके में से किसी भी 2 ओपन सबसेट्स का यूनियन लें। यूनियन लेने के बाद उनका जो आंसर आए वो भी इसी में कंटेन करना चाहिए। थर्ड वन इसकी कंडीशन होती है कि आप इनमें से किसी भी 2 ओपन सबसेट का इंटरसेक्शन लें, उसका जो आंसर है वो भी इसी में होना चाहिए। मतलब ये इसकी 3 कंडीशंस होती हैं टोपोलॉजिकल स्पेस की। और ये इसकी जस्ट डेफिनेशन ही है MTS 641 में। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन MTS 634 में है। तो यहाँ पे जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन को ही लिखना है। तो आपने किसी भी स्पेस को अगर ये बताना है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है या नहीं तो आपने इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करवाना होता है और यही चीज़ें आपने अपनी डेफिनेशन में लिख के आनी है। जी नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 17। टॉपिक नंबर 17 में कंटिन्यूस मैपिंग। अब कंटिन्यूस मैपिंग के बारे में आप लोग ऑलरेडी MTS 621 या MTS 631 में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग करते होते थे वो f(x) माइनस f(x नॉट), फिर यहाँ पे हम लिखते होते थे लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यूस मैपिंग की। कंटिन्यूस मैपिंग में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 स्पेसेस होंगी मैट्रिक्स स्पेसेस। एक फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं x, एक आप ले रहे हैं y मैट्रिक्स स्पेस। अब जिसमें x उसमें d, ये आपको पता है कि d को हम लोग लेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए शो करवाते हैं। तो ये आपके पास 2 मैट्रिक्स स्पेसेस है। आप उनमें से कोई भी एक पॉइंट, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे x नॉट, ठीक है, x नॉट जो कि उस x से बिलोंग करता है। अब आ मैपिंग t x इंटू वाई इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट x नॉट। आप किसी भी मैपिंग को जो कि x से y पे है आप उसको कब बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस मैपिंग है, उसके लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन है डी टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग। अगर ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाती है, टी एक्स नॉट का जो डिस्टेंस आप उस पर डिफाइन करवा रहे हैं वो लेस देन एप्सिलॉन नॉट है, देन वो वाली जो मैपिंग है वो क्या है, वो कंटिन्यूस मैपिंग है। ये इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में अक्सर आती है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। बाकी जो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है यही वाली बात उन्होंने उसको फिर से रिपीट किया हुआ है कि इसमें टी एक्स नॉट टी एक्स जो है सेम है टी एक्स नॉट के, और ये बेसिकली ओपन जिसमें रेडियस जो है एप्सिलॉन नॉट है, सेंटर टी एक्स नॉट है, टी एक्स इज एनी पॉइंट ऑन डिस्क। इसमें कोई भी ऐसे काम की बात नहीं है। जस्ट यहाँ तक भी अगर आप डेफिनेशन लिखाएंगे आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट उन्होंने फिर वही बातें रिपीट की हैं कि आपके पास आपने क्या किया, एक्स को वाई पे आपने मैप करवाया, जिसमें आपके पास जो टी है टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। एक्स की मैपिंग है टी एक्स पे और एक्स नॉट की मैपिंग है टी एक्स नॉट पे, और जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, डी एक्स नॉट ये लेस देन सिग्मा होना चाहिए और टी एक्स नॉट ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट छोटी सी इन्होंने एक बात लिखी हुई है कंटिन्यूस मैपिंग के बारे में। देखें कंटिन्यूस मैपिंग में ये है कि आपने एक मैपिंग करवाई है एक्स की वाई पे। अब आपने क्या करना है, एक आपने ओपन सबसेट लेना है एक्स का, एक आपने ओपन सबसेट लेना है वाई का। देन आपने ये बताना है कि जो इनवर्स इमेज है ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई, मतलब किसी भी वाई के ओपन सबसेट का जो इनवर्स इमेज है वो एक्स के ओपन सबसेट में भी हो तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस मैपिंग कहते हैं। मतलब इन दोनों का आप लोग क्या लेंगे, आप इन दोनों का लेंगे इनवर्स इमेज, इन ओपन सबसेट के इनवर्स इमेज। अगर एक्स वाई के ओपन सबसेट का इनवर्स इमेज एक्स के ओपन सबसेट में भी हो देन वो वाली जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस मैपिंग है। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स इमेज इज ओपन देन मैट्रिक्स स्पेस इज कंटिन्यूस। अगर आपके पास इनवर्स इमेज है वो ओपन है तो आपके पास जो मैट्रिक्स स्पेस है वो क्या है, वो कंटिन्यूस होगी। ये भी एक पॉइंट है जो आपके MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक मॉड्यूल नंबर 19, उसमें एक्यूमुलेशन पॉइंट। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ना MTS 641 के सब्जेक्टिव में मोस्टली पूछी जाती हैं डेफिनेशन, और अभी तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन कर भी चुके हैं 4 to 5 जो कि आपके पेपर में आने वाली हैं, तो आपने सोचना भी नहीं है उनको स्किप करने के बारे में। ये वाला डेफिनेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेशन पॉइंट में आपने क्या करना है, मैं सिंपल आपको बताती हूँ। एक आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है एक्स, ठीक है, आपने उसका सबसेट लेना है M।
एम क्या है, एक सबसेट है किसका, मैट्रिक्स स्पेस एक्स का। आप छोड़ दें इस एम को। अब आपने सेकंड स्टेप में करना है कि आपने एक पॉइंट लेना है एक्स नॉट, किसके, कहाँ से लेना है, इस मैट्रिक्स स्पेस से लेना है। मैट्रिक्स स्पेस एक्स से आपने लिया एक पॉइंट एक्स नॉट, और वो वाला जो आप पॉइंट लेंगे वो वाला पॉइंट या इस सबसेट में हो या इस सबसेट में ना हो, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है या ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है। इफ़ फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट। अब देखिए मैं आपको इसके सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन बताऊँ। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि आप जो पॉइंट ले रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक्स नॉट के अराउंड बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपके इस पॉइंट के अराउंड होने चाहिए, ठीक है। और उन पॉइंट में एक पॉइंट जो इसके इर्द गिर्द हैं, उन पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट भी होना चाहिए जो कि इस एम से बिलोंग करता हो। अब एम क्या है, इस मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक आपके पास सेट है, मैट्रिक्स स्पेस है एक्स, उससे आपने एक पॉइंट ले लिया एक्स नॉट। अब आप उस एक्स नॉट को कब बोलेंगे कि वो एक्यूमुलेशन पॉइंट है या वो लिमिट पॉइंट है, कब बोलेंगे, जब उस एक्स नॉट पॉइंट के इर्द गिर्द कोई भी अगर एक पॉइंट भी इस एम का मिल जाए तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि वो वाला जो पॉइंट होगा वो एम से बिलोंग करता होगा, वो एक्स नॉट से बिलोंग नहीं करता होगा। देन आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो एक्स नॉट पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी ना, मतलब ये आपने बतानी है। अगर r की पावर 1 है तो आपको पता है उसमें एक एक्स वाई होता है, तो आप उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पे होता है ना आर स्केयर, देन आप लोग लगते हैं x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस 1 का स्केयर और बाद में स्केयर रूट। अगर वो इसकी पावर n, देन हम लोग क्या करते हैं xn माइनस x1 का, मतलब ये जो इसके जो फार्मूले थे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वही वाले फार्मूले यहाँ रिपीट होंगे। 1/n या 1 + 1/n, इनका आपने लिमिट पॉइंट बताना है। अब आपको देखने से लग रहा है अगर आप यहाँ पे n को प्रोसेस करवाएं इन्फिनिटी से, 1/∞ 0 होते हैं, तो 0 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। यही चीज़ें बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है अनदर एग्जांपल में सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल नंबर 2 जिसमें r² dxy। अब मैंने आपको यही बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स हैज़ नो लिमिट पॉइंट है। क्यों इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि देखिए एनी सीक्वेंस इन z कन्वर्स टू एनी इंटीजर्स इक्वली कांस्टेंट, और ये जो इंटीजर्स होती हैं ना ये होते भी इनफाइनाइट हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं इस वजह से इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट होती हैं। ये बात जो है ना आपने जस्ट इसको MCQs के लिए अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इसमें आपको पता है कि r² के लिए जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं बताना, एट ऑल द पॉइंट विच आर ऑन बाउंड्री ऑन दिस ओपन बार ऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे जो बाउंड्री पे होंगे उन सबको क्या बोलेंगे, आप लिमिट पॉइंट बोलेंगे। मतलब ये वाले जो फार्मूले हैं ना इनको भी आपने एक नज़र अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है जी क्लियर ऑफ एम। क्लियर ऑफ एम क्या होता है, अब देखिए इसमें क्लियर ऑफ एम में आ जाते हैं लिमिट पॉइंट, जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो, और उनका यूनियन आप लोगों ने करना होता है पॉइंट्स ऑफ एम के साथ। मतलब जितने भी आपने एम के पॉइंट्स लिए, एम क्या है, एम उस मैट्रिक्स स्पेस एक्स का सबसेट है, तो जितने भी उस सबसेट में पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का आप लेना है आपने यूनियन किसके साथ, लिमिट पॉइंट के साथ। इसको लिमिट पॉइंट कहना है, ये कहने की बात है, ठीक है। इन दोनों का जो आप यूनियन लेके जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप लोग क्या कहते हैं, क्लियर ऑफ एम। तो ये भी आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है डेंस सेट। डेंस सेट है आर सबसेट एम ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस। डेंस की ये कंडीशन होती है, आप किसी भी सबसेट m को मैट्रिक्स स्पेस x का कब बोलेंगे कि वो डेंस सेट है, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, m के ऊपर बाद जो m का क्लियर है वो उस x के इक्वल होगा। मतलब आप m का क्लियर ले रहे हैं वो मैट्रिक्स स्पेस x के इक्वल आ रहा है, तब आपने क्या करना है कि वो सेट क्या है, वो डेंस सेट है। नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है और इस एग्जांपल को आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर q आर डेंस इन r। r क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। मतलब आपको पता है कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो यही यहाँ पे हमने बताना है कि अगर आपने उसका लिया कोई सबसेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं ना रियल नंबर का सबसेट, अगर ये क्यू रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों इनके सबसेट हैं और ये इन दोनों को मिलाने के बाद ये रियल नंबर बनते हैं। तो आपके इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्यू है वो डेंस है आर में। मतलब रियल नंबर्स बनते ही रेशनल इरेशनल नंबर्स को मिला के है। तो यहाँ पे अगर आप रेशनल नंबर आए आंसर या इरेशनल नंबर हो क्यू, तो वो क्या होंगे, वो डेंस होंगे ही आर में।
लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है क्यू एंड रियल, मतलब रेशनल नंबर और रियल नंबर दोनों ही क्या है, इनफाइनाइट है। आपने क्या करना है, एक एक्स लेना है रियल नंबर से, और एक्स कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन, और एक्स कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब आपको पता है रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर दोनों में सब जिसकी भी बात करें तो उसका जो आंसर आता है ना वो पॉइंट में आता है, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर कौन सा होता है जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनका आंसर आता भी हमेशा पॉइंट में। रेशनल नंबर जो कंटिन्यू होते हैं, रेशनल नंबर जो कि स्टॉप कर जाते हैं, तो ये तो बात की बात है ना। अभी हम जस्ट इसकी बात कर रहे हैं कि पी बाई क्यू, और इसका आंसर आता है पॉइंट में। अब पॉइंट में उन्होंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि जो पॉइंट का फर्स्ट वाला नंबर होता है ना उसको उन्होंने नेम दिया कि वो कोई भी इंटीजर है, कोई भी रियल नंबर है, उसको उन्होंने सेपरेट किया, प्लस जो पॉइंट वाला नंबर था उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया। नीचे उन्होंने लिखा हुआ ईच एक्स के रेशनल नंबर वी फिक्स फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को फिक्स कर सकते हैं। R is equal to 0.1 R2 1 2 R2 3 where we fix fractional part then it gives you rational number, real number may be rational। अगर वो जो फ्रिक्शनल पार्ट होता है ना इसका, अगर ये फिक्स हो तो वो रेशनल नंबर होता है, अगर ये फिक्स ना हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एक्स के इज रेशनल नंबर एट एक्स प्रेसिडेंट इट गिव्स इरेशनल नंबर एक्स एंड आर रेशनल नंबर कवर आर इरेशनल नंबर क्यू इज इक्वल टू, मतलब सिंपल सी उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने इस क्वेश्चन में बहुत दफ़ा रिपीट किया हुआ है कि अगर क्यू जो है वो डेंस आर में, मतलब रियल सेट कंटेन्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इफ़ क्यू गिव्स अ रेशनल नंबर, अगर क्यू आपको रेशनल नंबर देता है वो भी रियल नंबर में है, अगर क्यू आपको इरेशनल नंबर देता है वो भी रियल नंबर में है, तो इन दोनों केसेस में ही क्यू जो है वो डेंस है आर में, मतलब क्यू का जो क्लियर है वो आर में कंटेन करता है। उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको टफ वे में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने पहले उन्होंने एक सेट एक्स लिया है, उन्होंने फिर इसको एन प्लस आर की फॉर्म में लिखा है। आर को उन्होंने बोला है कि वो 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर है और वो पॉइंट में है, तो पॉइंट वाला नंबर उन्होंने स्टार्ट में लिखा, बाकी नंबर्स को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा होता है, जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है। तो उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट वाला हिस्सा अगर वो फिक्स है तो वो रेशनल नंबर है, अगर वो फिक्स नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। अब अगर आप इरेशनल की बात करें तो वो भी रियल नंबर का हिस्सा है, अगर आप इरेशनल की बात करें वो भी रियल नंबर्स का हिस्सा है। इन दोनों केस में जो हम इजीली लिख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर क्यू है वो क्या है, डेंस करता है आर में। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत ईजी सा ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी खिचड़ी पका के उसको लिखा हुआ है। सेपरेबल स्पेस, ये स्पेस इसकी में दो कंडीशंस होती हैं। किसी भी स्पेस को आपका बोलेंगे वो सेपरेबल स्पेस है, एक कि इट हैज़ काउंटेबल सबसेट विच इज़ डेंस इंडेक्स, मतलब इसमें ना दो कंडीशंस होती हैं, एक जो आप सबसेट ले रहे हैं वो सबसेट भी डेंस हो और दूसरा वो काउंटेबल हो। अगर किसी भी स्पेस में ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब वो वाला जो स्पेस है वो सेपरेबल स्पेस है। एक सबसेट जो है वो डेंस होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेबल स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेट टू बी सेपरेबल इफ इट हैज काउंटेबल सबसेट व्हिच इज डेंस इन एक्स, मतलब उसको ऐसा अगर काउंटेबल सबसेट है और वो डेंस भी कर रहा है एक्स में, यही देखना है, यही तो बातें ना, एक सबसेट डेंस भी होना चाहिए, सबसेट काउंटेबल भी होना चाहिए, देन आप उस स्पेस को बोलते हैं कोई सेपरेबल स्पेस है। द रियल लाइन आर आर डी डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई, आपको पता है कि रियल लाइन जो आर होती है उसमें एक्स माइनस वाई होता है। क्यू इज सबसेट ऑफ आर, क्यू आपको पता है कि वो क्या है, सबसेट है आर का, ये अभी हमने पीछे भी देखा है। डेट क्लियर ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर, इट सेटिस्फाई बोथ कंडीशन। अब देखें क्यू इज सबसेट ऑफ आर, आपने ये बताना है कि क्यू क्या है, सेपरेबल स्पेस है। अब क्यू सबसेट भी है आर का, क्यू काउंटेबल भी है, तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, तो क्यू क्या है, सेपरेबल स्पेस है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है, क्यू क्या क्लियर आर के इक्वल है, क्योंकि क्यू काउंटेबल भी है, तो रियल से आर क्या है, सेपरेबल है। नेक्स्ट अगर आपने इसको लिखना है आर की पावर एन के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y1 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस x3 का स्क्वायर, yn माइनस xn का स्क्वायर। ये वाला जो है ये भी सेपरेबल स्पेस की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ये काउंटेबल भी है, देखें काउंटेबल भी है, और इसका जो सबसेट है क्यू एन सबसेट काउंटेबल सबसेट है आर एन का, ये देखें ये क्या है, क्यू एन जो है सब काउंटेबल सबसेट है आर एन का, तो आप यहाँ से भी ये लिख सकते हैं जो आर की पावर एन है ये भी क्या है, सेपरेबल स्पेस है। यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि रियल लाइन आर ये सेपरेबल स्पेस है। यहाँ पे आपने प्रूफ करना है आर की पावर एन सेपरेबल स्पेस है या नहीं। आर की पावर एन के लिए आपने ये फार्मूला लिखा, इसमें एक्स इसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल है और क्यू की पावर एन ये इसके इक्वल है। अब आपको पता है कि एक सेपरेबल स्पेस के लिए आपने दो कंडीशन को फुलफिल करवाना है, तो आप लिख सकते हैं कि जो क्यू एन है वो डेंस करता है आर एन में, क्योंकि क्यू एन सबसेट है आर एन का और ये काउंटेबल भी है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आर की पावर जो एन है वो सेपरेबल स्पेस है। कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा, भी आपको पता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं, आयोटा की वैल्यू ये वाली होती है। अब यह क्यू स्क्वायर की बात हो रही है, क्यू स्क्वायर के केस में भी ये सेपरेबल होगा, ये भी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा। मतलब आपने याद रखना है आर की पावर एन
कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, ये तीनों क्या है, ये सेपरेबल है। सेपरेबल की आपको डेफिनेशन का पता है, दो आपने कंडीशंस फुलफिल करवानी है, सबसेट डेंस वाली और काउंटेबल वाली, इन दोनों को लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे दोनों कंडीशन फुलफिल है जी, ये वाली जो स्पेस है ये सेपरेबल स्पेस है। सिंपल सी बात है, आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, ये भी आपने अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। डिस्क्रीट स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें अगर नंबर सेम है तो आंसर क्या आता है, 0। अगर नंबर डिफरेंट है तो आंसर क्या आता है, 1। नंबर डिफरेंट हो तो आंसर 1, नंबर सेम हो तो आंसर 0। इसको आप लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। इसको मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि आपको ये पता है। और यहाँ पर फिर उन्होंने यही बात लिखी हुई थी कि आपने बताना है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस जो है ये सेपरेबल स्पेस है या नहीं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें आपने बताना है, देखिए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का आपको पता है कि इसमें आपके पास अगर डिस्टेंस फंक्शन में दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है देन डिस्टेंस 0 होगा। अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट है देन जो आपके पास आंसर है वो 1 होगा। इफ़ वी हैव अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस देन सेट एक्स, इसमें अब देखें आपने शो करवाना है को सेपरेबल स्पेस है या नहीं। सेपरेबल स्पेस में फिर से वही बात बता रही हूँ कि इसमें दो कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, सबसेट को डेंस होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स पे द सेट इज इटसेल्फ डेंस, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो होगी फुलफिल कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जो वो सेट होता है वो इटसेल्फ डेंस होता है। अब हमें क्या करना है, वी ओनली नीड टू चेक इट्स काउंटेबल और नॉट, कि वो काउंटेबल है या नहीं। अगर वो काउंटेबल हुआ तो सेपरेबल होगा, अगर वो काउंटेबल ना हुआ तो वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 22 स्पेस आई की पावर पी। स्पेस मीन, ये हमने लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग उन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं, विच में भी रीड, मतलब अगर वो रियल हैं, वो जो सेट है वो रियल है, देन आप उसको बोलते हैं रियल स्पेस आई की पावर पी। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं देन आप उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्पेस। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्पेस रियल स्पेस में क्या फ़र्क है, अगर नंबर जो रियल हैं देन रियल स्पेस, अगर नंबर कॉम्प्लेक्स हैं देन कॉम्प्लेक्स स्पेस। तो यहाँ पे हम इसको मतलब मैट्रिक को यहाँ पे हम मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करवाते हैं। द स्पेस एक्स आई विद आई पिक इन्फिनिटी इज सेपरेबल, मतलब ये वाला जो क्या है स्पेस आई प्रोसेस 1 to इन्फिनिटी एक्स आई, ये भी क्या है, सेपरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जो मॉड्यूल नंबर 23 बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एम सबसेट है एक्स का और बाउंडेड इफ इट इज डायमीटर, अगर कोई भी सीक्वेंस है आपके पास, अगर उसका डायमीटर आपके पास बाउंडेड है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर उसका डायमीटर बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, अगर मतलब देखें अगर उसका जो सीक्वेंस है ना वो फाइनाइट है, बाउंडेड सीक्वेंस मीन फाइनाइट डायमीटर, मतलब अगर उसका डायमीटर फाइनाइट है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर उसका डायमीटर इनफाइनाइट है तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ये दो फार्मूला बातें आप याद रख लें, आप इसमें लिख के आएंगे बस। आपके पास जो ये किस पे डिपेंड करता है, नॉन बाउंडेड सीक्वेंस ये डायमीटर पे डिपेंड करता है। और इसको आप लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, सुप्रीमियम एक्स वाई बिलोंग टू एम डी एक्स वाई इज फाइनाइट, इट मीन सुप्रीमियम ऑफ आर डिफरेंस डिस्टेंस इज फाइनाइट। मतलब उसका जो सुप्रीमियम है अगर वो, या उसका जो डायमीटर है अगर वो फाइनाइट है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर उसका जो डायमीटर है या उसका जो सुप्रीमियम है वो इनफाइनाइट है देन वो वाला जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। सिंपल, आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस है आप उसको कब बोलेंगे वो कन्वर्ज है या वो कन्वर्जेंट है, उसके लिए आपने ये कंडीशन लिखनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये कंडीशन आप लोगों ने लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, एक्स एन 1/n हो तो देखें अगर आप n की जगह पे पुट करें 0 देन ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू चेंज होती रहती है। एग्जांपल नंबर 2 में इसमें और कुछ भी नहीं है, बस आप कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस के लिए ये इतनी सी बात याद रख लें। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है, इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स एन -1 की हो पावर होल एंड एयर एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें ना इसको n को, यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ देगा, किसी वैल्यू में माइनस होगा, किसी वैल्यू में माइनस नहीं होगा। आपको पता है जब पावर पॉजिटिव होती है, सॉरी इवन होती है, तो वो आपके जो आंसर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और अब यहाँ पे ऑड होगी तो ये यहाँ पे नेगेटिव साथ आएगा, मतलब यहाँ पे वो दो वैल्यूज़ देगा। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जिंग नहीं है। क्यों, इसमें जो वैल्यू होगी 1 और -1 के दरमियान में मतलब वेरी चेंज होती रहेगी, कभी -1 आएगी कभी +1 आएगी। तो ये वाला जो फंक्शन है आपने इसको बताना है कि कन्वर्जिंग नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, यहाँ 1 इफ़ n स्क्वायर, जब n स्क्वायर होगा तो आंसर 1 आएगा, जब अदरवाइज केस में आंसर 0 आएगा। तो चले जी आ जाते हैं हम इस पर। देखें वो कह रहे हैं अदरवाइज 0, मतलब x1 में भी 0, x2 में भी 0, x3 में भी 0,
x4, 4 का स्क्वायर बन सकता है तो हम यहाँ पे इस पर क्या लिखेंगे 1, x4 की वैल्यू 1। फिर x5 0, x6 0, x7 0, x8 0, x9, 9 का भी आपको पता है 9 भी स्क्वायर है 3 की पावर 2, तो इस पर 1। तो बस यही बातें यहाँ आपने लिखनी है। कुछ आप लिख देंगे 9 तक लिख दें, 16 तक लिख दें। इसमें नेक्स्ट जो आपके पास x16 होगा वो 1 होगा, x10, x11, x12 ये सब कुछ क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 25 है आपके पास लेक्स x इक्वल टू xdb मैट्रिक्स स्पेस देन आ कन्वर्जन सीक्वेंस इन x इज बाउंडेड एंड इट लिमिट्स इज यूनिक। मतलब जो लेमा जितने भी लेमेस होती हैं ना ये सारे आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आ कन्वर्जन सीक्वेंस इन x इज बाउंडेड, आप किसी भी कन्वर्जन सीक्वेंस को कब बोलेंगे वो बाउंडेड है जब उसकी लिमिट क्या होगी आपके पास यूनिक होगी। इफ xn अप्रोच अगर xn अप्रोच कर रहा है x को, yn अप्रोच कर रहा है x को, देन अगर आप इन दोनों पे d वाला फंक्शन अप्लाई करें मैट्रिक वाला dxn yn, ये किसके इक्वल होगा dxy के इक्वल होगा। यहाँ पे ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखना है, dxn yn ये dxy के इक्वल कब होगा कि जब xn अप्रोच करेगा x को, yn अप्रोच करेगा y को, ठीक है। और कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस वो बाउंडेड कब होता है जब उसकी लिमिट क्या होती है यूनिक होती है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर मॉड्यूल नंबर 25 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।